मान लीजिए आपके 5 भाई बहन हैं और आपके पेरेंट्स को किताबों के कितने सेट लाने पड़ेंगे? 5 सेट लाने पड़ेंगे। कौन-कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 8th में, 9th में, 10th में, +1 और +2 में। तो आपके पेरेंट्स को 5 सेट किताबों के लाने पड़ेंगे। 5 सेट्स किताबों के लाने पड़ेंगे, बुक्स के। एक 8th का, 9th का, 10th का, +1 और +2 का। तो कहीं न कहीं ये जो सेट्स जो वर्ड है, ये आप पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं। आप तो क्या, आपके पेरेंट्स भी यूज़ करते आ रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं 5 सेट किताबों के लाने पड़ेंगे, इस बार खर्चा ज़्यादा है। तो आप समझ रहे होंगे कि वही सेट है, ये कोई नया सेट नहीं है। हमने तो बस इसको एक डेफिनेशन देनी है। तो जाने अनजाने में आप भी इस वर्ड को यूज़ करते ही आ रहे हैं। मान लो एक बच्चा जो +1 में है, वो नॉन मेडिकल पढ़ता है और दूसरा जो है वो +2 में पढ़ता है, वो आर्ट्स पढ़ता है। तो जो नॉन मेडिकल पढ़ता है, उसको कौन-कौन सी किताबें चाहिए? उसको चाहिए फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो पांचवा जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, वो ऑप्शनल है। उसमें आप फिजिकल पढ़ सकते हैं, आईटी पढ़ सकते हैं, आप सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं। जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो पढ़ सकते हैं। उनमें से एक पढ़ना है। उनको छोड़ करके जो कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं, तो कितनी किताबों का सेट है ये? 1 2 3 4 और पांचवा वो आपका जो आप सब्जेक्ट ऑप्शनल पढ़ते हैं, वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो 5 किताबों का जो है ये सेट बनेगा। और जो +1 में जो बच्चा पढ़ता है उसका ही, और जो +2 में पढ़ता है आर्ट्स का, वो क्या पढ़ेगा? इंग्लिश। इंग्लिश उसके लिए भी कंपल्सरी है। उसकी क्या है? इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है और पॉल साइंस है। पांचवा सब्जेक्ट जो है उसका, वो भी ऑप्शनल है। तो ये क्या है? किताबों के सेट होते हैं। किताबों के सेट है जिनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। जो आपके चैप्टर का नाम है सेट्स, वही आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसी तरह जो 8वीं क्लास का बच्चा है, उसको भी एक सेट चाहिए किताबों का। 8th क्लास में जो जो उनके सिलेबस में है, मैथ, इंग्लिश और सोशल स्टडी है, फिर संस्कृत है, फिर आपका हिमाचल लोक संस्कृति एवं योग है, और आपका आर्ट है यानी कि ड्राइंग है। इस तरह ये जो जितने भी साइंस है, जो सब्जेक्ट बनते हैं, उनका एक सेट बनता है। 8वीं का भी, 9वीं का भी, 10वीं का भी, ये क्या बनता है? एक सेट बनता है। तो इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सेट के। जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हुए? 1 3 5 7 9। लेस देन 10 जो नेचुरल ऑड नंबर, लेस देन 10 जो ऑड नंबर है, उनका ये एग्जांपल है। ये भी एक सेट बनता है। या रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं, उनका सेट। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवल्स कौन कौन से हुए? जैसे ए ई आई ओ यू, ये भी एक अपने आप में सेट बनता है। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इस तरह कंसोनेंट्स का भी अपने आप में सेट बन सकता है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, जितनी भी ट्राइंगल्स बनती हैं, उनका भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर, पूरे साल में वो वाले महीने जो लेटर जे से शुरू होते हैं। जैसे आपका जनवरी, जून, जुलाई। तो इस तरह बहुत सारे किस्म के सेट्स बनते हैं। तो सेट एक्चुअली होता क्या है? सेट क्या है? ये एक कलेक्शन होती है।
सेट जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या ये एक कलेक्शन है। ये कौन सी कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। ये अपने आप में एक कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। क्या रिवर्स ऑफ इंडिया, ये एक अलग टाइप की कलेक्शन है। रिवर्स ऑफ इंडिया, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ द रिवर्स। और ये क्या है? वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो कौन कौन सी चीजें कलेक्ट की हैं इसमें? इसमें जो है वॉवल अलग से कलेक्ट किए हैं, कंसोनेंट अलग से कलेक्ट किए हुए। ठीक है, बहुत सारे अल्फाबेट्स है, कितने? 26 है। 26 में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको, एक वॉवल्स में और एक कंसोनेंट्स में। तो हमने कौन से कलेक्ट किए? हमने जो है वॉवल्स कलेक्ट किए। तो क्या है? सेट क्या बन रहा है? कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स जो है आपकी किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर होती है, एंगल के आधार पर होती है ना। ये आपकी साइड्स बेस पे होती हैं और एंगल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स जो है आपकी साइड बेस पे होती है और एंगल बेस पे होती है। तो ये भी क्या किया हुआ है? दो डिफरेंट टाइप्स की कलेक्शन बन जाती है इसमें, साइड बेस की और एंगल बेस की। तो ये भी क्या है? एक कलेक्शन है। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, जितनी भी ट्राइंगल बनती है वो पूरी क्या है? आपकी एक कलेक्शन है। ये collection of all the month of the year beginning with the letter J। क्या बनता है? जनवरी, जून, जुलाई। कितने मंथ है टोटल? टोटल जो मंथ है कितने हैं? 12 है। और हमने कौन से मंथ अलग से कलेक्ट कर दिए हुए? अलग से कलेक्ट किए। कौन से अलग कलेक्ट किए हमने? हमने जनवरी, जून और जुलाई है बिल्कुल अलग से कलेक्ट किए। क्या है ये? कलेक्शन। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह हम अब सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स आपको थे इस डेफिनेशन को समझाने के लिए कि अनदर एग्जांपल्स हैं जैसे कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। तो क्या आप बता सकते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन-कौन है आपकी क्लास में? ये बात बताई नहीं जा सकती कि कौन-कौन बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो इसमें कुछ बच्चों की जो है राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उसको इंटेलिजेंट बोले, या फिर उसको इंटेलिजेंट बोले जो जिसकी राइटिंग ठीक नहीं है लेकिन वो मार्क्स ज्यादा ले रहा है। तो कोई बच्चे मार्क्स ज्यादा ले रहे हैं, कोई बच्चे रिप्लाई ज्यादा करते हैं। जैसे कुछ भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो रिप्लाई ज्यादा करते हैं, तो क्या उनको इंटेलिजेंट बोले? फिर ये जिनकी राइटिंग अच्छी है उनको इंटेलिजेंट बोले? ये जल्दी पिकअप करता है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं, उसको इंटेलिजेंट बोले? या जो ज्यादा मार्क्स लेता है उसको इंटेलिजेंट बोले? या कोई बच्चे जो है, मतलब, या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए तो अपना अपना बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट ही होता है कि हमारा हमारा बच्चा जो है ठीक है, पढ़ने के लिए वो इंटेलिजेंट ही है। या कुछ टीचर के लिए, ये जो लड़का है मान लो आरिफ है, ये जो इंटेलिजेंट है, फिजिक्स में इंटेलिजेंट है, मैथ इसको थोड़ा सा मान लीजिए कम आता है, या फिजिक्स इसको ज्यादा आती है, केमिस्ट्री इसको थोड़ी कम आती है। तो इसको इसको आरिफ का एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये इंटेलिजेंट है फिजिक्स के लिए, ये इंटेलिजेंट है केमिस्ट्री की, लेकिन इंग्लिश के लिए इंटेलिजेंट नहीं है, कंप्यूटर के लिए इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम, इस इंटेलिजेंट जो वर्ड है, इनको हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन इंटेलिजेंट है। ये डिफाइन करना मुश्किल है। यानी कि मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट मेरी क्लास में 2 हैं और किसी और के हिसाब से इंटेलिजेंट जो है 3 है इस क्लास में। और पूरे पूरे स्कूल में जो इंटेलिजेंट है वो मेरे हिसाब से 15 है। और किसी और टीचर के हिसाब से जो है, जो इंटेलिजेंट है वो पूरे क्लास, पूरे स्कूल में कितने हैं? वो 20 हैं। ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर स्कूल। ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है उसको भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ब्यूटीफुल जो है इसको भी बहुत सारे हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कई काम के हिसाब से काम बड़े अच्छे से करते हैं,
लड़कियां तब करके ब्यूटीफुल बोलते हैं, या कोई देखने में ब्यूटीफुल होती हैं, या कई जो है कलर के हिसाब से ब्यूटीफुल होते हैं, या फिर कई जो है आपके अपने जो नैन नक्श होते हैं उनके हिसाब से ब्यूटीफुल माने जाते हैं। तो इसमें हर सबका अलग अलग नजरिया रहता है। और इसी तरह हैंडसम बॉयज भी किसको कह सकते हैं? हैंडसम बॉयज को भी जो है डिफाइन नहीं किया सकता। मेरे लिए जो है हमारे स्कूल में 5 हैंडसम है, तो किसी और के लिए 15 हैंडसम है, तो इसको भी डिफाइन नहीं किया सकता। सबका हैंडसम देखने का जो नजरिया है वो डिफरेंट होता है। इस तरह बेस्ट फ्रेंड इन फेसबुक, योर बेस्ट फ्रेंड इन फेसबुक, कलेक्शन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड इन फेसबुक। किसको बेस्ट फ्रेंड बोले? कितने बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं? कोई आइडिया नहीं लगा सकता। इसको भी जो है आप डिफाइन नहीं कर सकते। डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब मेरे लिए तो एक कुत्ता भी जो है डेंजरस एनिमल है। और अगर आपकी बात करें तो आपने अपने घरों में भी कुत्ता पाल रखा है, तो आपके लिए तो वो डेंजरस एनिमल नहीं है। और किसी के लिए जो बिल्ली है वो भी डेंजरस एनिमल है, और किसी के लिए वो डेंजरस नहीं है। तो इस प्रकार डेंजरस जो एनिमल्स हैं उसको भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। 10 बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। अगर मैं पूछूं आपसे कि 10 बेस्ट क्रिकेटर्स इंडिया में कौन कौन से हैं, तो इसको भी डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इसको भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। कौन कौन से बेस्ट है, किसको बोले? कोई हरभजन को बेस्ट बोलता है, कोई सचिन को बेस्ट बोलता है, कोई विराट कोहली को बेस्ट बोलता है। तो 10 बेस्ट क्रिकेटर जो है ये डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है। मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन किसको बोले? मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, तो ये भी डिफाइन करना मुश्किल है। तो जो चीज डिफाइन करना मुश्किल होती है वो जो है सेट नहीं होता। जो डिफाइन करना मतलब जहां पर मेरा ओपिनियन कुछ और है और आपका ओपिनियन कुछ और है, वहां पर वो जो कलेक्शन है वो सेट नहीं होती। बात यह आती है कि कौन सी कलेक्शन सेट्स होती है, कौन सी कलेक्शन सेट होती है। जहां पर मेरा ओपिनियन और है और आपका ओपिनियन कुछ और है, तो वहां पर वो वाली जो कलेक्शन है वो कभी सेट नहीं हो सकती। तो सेट होती क्या है? सेट जो है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, जहां पर चाहे मैं बोलूं, चाहे आप बोले, चाहे कोई और बोले, जो मर्जी बोले, जो कोई भी बोले, जो कोई भी बोले, तो ये जो डेफिनेशन है ये वेरी नहीं करना चाहिए। डेफिनेशन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डेफिनेशन ऑफ सेट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये कैसी कलेक्शन होनी चाहिए? ऐसी कलेक्शन होती है सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से मतलब है कि जिस किसी भी चीज की कलेक्शन की बात करें, वो जो कलेक्शन है वो सेम रहनी चाहिए। चाहे उसको मैं बोलूं, चाहे उस कलेक्शन के बारे में कोई और बात करे, चाहे मैं बात करूं, उस जो कलेक्शन है वो बिल्कुल सेम एज इट इज रहनी चाहिए। तभी वो क्या है? सेट। तो सेट इज क्या है? वेल डिफाइंड। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? अब आपको पता चला होगा कि सेट क्या है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड या आई से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को जो है हम कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जैसे सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास +1, इसमें क्या क्या थे आपके ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या थे? जैसे इंग्लिश की बुक थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो ये सब चीजें क्या बोलते हैं? हम इनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, या इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स बोल सकते हैं। इनको हम मेंबर्स बोल सकते हैं।
ये सब क्या है, एक दूसरे के साइनोनिम्स है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मेंबर्स भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे के साइनोनिम्स है। और दूसरी बात, कैपिटल लेटर्स। सेट जो है हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो कैपिटल लेटर है उससे डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसी तरह एक्स वाई जेड से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मेन चीज तो ये थी कि ऑब्जेक्ट्स लिखें, इसको एलिमेंट्स लिखें या आप इसको मेंबर्स लिखें। तो ये जो है इसके एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो और ये क्या है, सेट की नोटेशंस। इस कैपिटल इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे इस लेटर्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जैसे एलिमेंट्स, सेट ऑफ वॉवल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसको हम स्मॉल लेटर से ही लिख पाएंगे, तभी ये एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ये मेंबर्स हैं। फिर बोल सकते हैं बी इज, बी इज अ member of set A not। इसको हम लिखते हैं B belongs to A, ये मतलब ऐसे लिखते हैं शॉर्ट, is a member। belongs to means, belongs to मतलब is a member, या इसी का मतलब होता है is an element, is a member। B belongs to A means, इसको हम पढ़ेंगे B belongs to A, ऐसे पढ़ सकते हैं। B belongs to A, this symbol, this reads as belongs to, this symbol read as belongs to। या इसको हम बोल सकते हैं B is a member of A। क्या ये A सेट का मेंबर है? नहीं है। B is not, B is not a member of A। या B does not, B does not belongs to A। B A सेट, अगर हम set of books of class +1 नॉन मेडिकल, ये कोई सेट है, तो हम कहें क्या बुक जो है आपका एक एलिमेंट है पॉल साइंस। पॉल साइंस is a member of this set, Paul Science is a member of this set B? No, Paul Science does not a member of this set B। क्योंकि ये कौन है? नॉन मेडिकल, ये सेट ऑफ बुक्स ऑफ नॉन मेडिकल। Paul Science is not a member of B, is not an element। Paul Science is not an element of set B। सेट B का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी बुक्स आ रही है? इसमें आ रही है इंग्लिश, इसमें आ रही है फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री, इसमें मैथ्स, और एक और जो आप स्टडी करते हैं ये आ रही है। पॉल साइंस तो इसमें कहीं भी नहीं, इसलिए पॉल साइंस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट बी। अब सबसे पहले आपको बताऊं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? all the elements of sets are listed, all the elements are listed। जैसे set of vowel A E I O U and separated by comma, all the elements are listed and separated by comma and then enclosed by curly bracket and denoted by a capital letter। कैपिटल
इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स are listed and separated by a common and enclosed within curly bracket and enclosed within curly bracket, या इसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी इसी को ही बोलते हैं। और इसमें खास बात यह है कि कोई भी जो एलिमेंट है इसमें वो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होता। when all the elements possess a single common property, when all the elements possess a single common property and is written as x followed by colon x such that x is a vowel, x is a vowel, x is a vowels in English alphabets। किस तरह लिखा जाता है? x, इस x की जगह पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, y such that y is an vowel। y क्या है? इन सबको जो है हम एक ही चीज है, इन सबको जो है एक ही स्टेटमेंट दे सकें। इन जितने भी जो एलिमेंट्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास मेंबर्स हैं, उन सब के सब मेंबर्स को जब हम एक ही कॉमन प्रॉपर्टी, एक ही स्टेटमेंट में बोल सके, एक ही स्टेटमेंट लिख सके सबके लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और लिखने का तरीका क्या है? x such that, ये जो सेमीकोलन है इनको हम पढ़ते हैं such that, x such that x is a vowel in English alphabets। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स इसके लिए जा सकते हैं।